सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आप सबको आज 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप आज बहुत ही उत्साह में होंगे। अपने अपने संस्थानों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने कार्यक्रम अटेंड करा ही होगा, या फिर कोई भी कम्युनिटी पार्क में आजकल इवेंट्स हुए थे आज बहुत, उसमें आपने कहीं ना कहीं शिरकत करके देश में फिर से देशभक्ति की ऊर्जा बढ़ाई होगी। मैंने 15 अगस्त में एक छोटी सी पहल शुरुआत करी है। हिंदी माध्यम के बच्चे लगातार मेरे से कह रहे थे कि सर हिंदी में भी कुछ करिए, करंट अफेयर्स के लिए हम लोगों को समझ में तो आ जाती है अंग्रेजी वाली, मगर अगर हिंदी की भी करंट अफेयर होगी तो थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए। तो बिल्कुल आप लोग जो कहोगे वैसा ही होगा। मैंने ना 15 अगस्त से मैंने भी कहा कि अब मैं हिंदी माध्यम में भी करंट अफेयर करा करूँगा। ठीक है, वैसे तो करंट अफेयर हिंदी माध्यम में ही होती है, मगर एक प्रॉपरली हिंदी का डेडिकेटेड पेपर को लेके अब आप ही लोगों के ओपिनियन के हिसाब से जनसत्ता पेपर मिला मेरे को, तो मैंने अब जनसत्ता की हिंदी में कराया करूँगा आप लोगों को न्यूज़पेपर एनालिसिस। आप लोगों का सपोर्ट है, लोगों के द्वारा जो भी फीडबैक आता है मैं उस पर काम करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप सबको फिर से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे छोटी सी एक बाइट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। टीवी चैनलों पर भारी जुर्माना लगाने की ज़रूरत। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि टीवी चैनलों का बनाया गया निगरानी तंत्र निष्प्रभावी साबित हुआ है, लिहाजा अदालत टीवी चैनलों की निगरानी दुरुस्त करने के लिए दिशा निर्देश जारी करेगी। ठीक है, अब हम आगे जानेंगे क्यों कहा है ये। ठीक है, यहाँ पे हमारे सामने एक पहला आर्टिकल आ रहा है, हरित हरित तकनीक और कौशल विकास। बहुत अच्छा आर्टिकल है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक वैश्विक कार्यबल के स्तर पर 1.5 अरब आजीविकाओं अर्थतंत्र के हरित रूपांतरण से प्रभावित होंगी। स्पष्ट है कि इसके लिए हरित तकनीक और मानवीय श्रम के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। एक ऐसा सामंजस्य जो उत्पादन, वितरण और उपभोग के पूरे मॉडल के टिकाऊ बनाए। यह तभी संभव है जब कार्यशील आयु वर्ग 15 से 59 के लोगों की तकनीक और उसका प्रशिक्षण मुहैया कराएगा। मतलब अगर अच्छा भविष्य चाहिए तो हमको युवाओं को भी रोज़गार देना पड़ेगा, एक वर्कफोर्स। आज जलवायु संकट का असर रोज़गार परिदृश्य पर भी पड़ रहा है। देखिए, अब यही तो अच्छा निबंध आ गया, मान लीजिए आपके सामने कि जलवायु और रोज़गार के ऊपर। अब आप सोचोगे सर क्या लिखी है, हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा है। देखो कितना बढ़िया आर्टिकल है कि जलवायु संकट को रोज़गार से जोड़ लिया है। हरित अर्थव्यवस्था के बढ़ते चलन से रोज़गार और परंपरागत आजीविकाओं नई शक्ल ले रही हैं। हरित तकनीक की बदौलत उत्पादन और वितरण का पूरी प्रणाली बदल रही है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं UNCTAD के बारे में। ये संयुक्त राष्ट्र की एक संस्थान है। ठीक है, हरित रोजगार के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीनी विशिक्षण, क्लाउड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक वाहन, हरित हाइड्रोजन जैसी 17 तकनीक की जरूरी बताया है। पिछले कुछ सालों में भारतीय अर्थतंत्र को इन तकनीकों को साथ संबंधता बढ़ी है। अब देखिए, अगर आप बात करेंगे कि ग्रीन जॉब्स है ना, ग्रीन जॉब्स, इन्हें हम ग्रीन जॉब्स कह रहे हैं। हरे रंग की वजह से नहीं, वर्तमान में तकनीक की ज़रूरत के हिसाब से और पर्यावरण अनुकूल। तो हम यहाँ पे देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मशीन लर्निंग यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ML, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग CC, इलेक्ट्रिक वाहन EV,
अगर हम इन सब में रोज़गार देंगे तो वर्तमान जो भी युवा है वो अगर ऐसे कोर्सेज में सर्टिफिकेशन ले लेगा तो उसको नौकरियां और अच्छी मिलेंगी, क्योंकि ये भविष्य की तकनीक है। ठीक है। हालांकि अभी भी हम उनकाटाट की तकनीक एवं नवाचार रिपोर्ट 2023, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट कहते हैं हम इसे। तकनीक और नवाचार मतलब टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, ठीक है, 2023, जो भी हाल ही बिल्कुल पास में ही आपकी ये पब्लिश करी गई थी, में 43वें स्थान पर है। तो भारत का कौन सा है? 43वां स्थान। ठीक है, ध्यान रखना। ये रैंकिंग आपकी डायरेक्टली ना जो पीसीएस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछ लेता है। ठीक है, 43वां स्थान भारत का प्राप्त है। 100 कितने सूची में कितने देश हैं? 166, 166। अमेरिका पहले स्थान पे है, यूएसए नंबर 1 पे। ये डायरेक्टली प्रीलिम्स का फैक्ट निकल के आ रहा है, डायरेक्ट प्रीलिम्स का फैक्ट। ठीक है, जर्मनी 7वें और चीन 9वें पायदान पे है। अंतर्राष्ट्रीय स्तंभ श्रम संगठन यानी आईएलओ, हम जानते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, ठीक है, ध्यान रखना, ने हर उस रोजगार को हर श्रेणी में प्रदर्शित किया है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली आर्थिक गतिविधि संबंध है। कितनी अच्छी बात कही है। हर वो रोजगार, अगर आपको लिखना पड़े कि डेफिनेशन बताओ क्या होता है हरित रोजगार, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली आर्थिक गतिविधि में से संबंध है। मैंने इसलिए ब्लू उसको कर दिया ताकि आपको अलग से ही दिख जाए। यहाँ देखो, अभी दुनिया भर में 7.5 करोड़ रोजगार सिर्फ प्रकृति आधारित गतिविधियों पर केंद्रित हैं। ठीक है, देश में पिछले वित्तीय वर्ष में 1,64,000 लोग सौर और पवन क्षेत्र में कार्यरत थे। वर्तमान में देश के कुल कार्यबल के 20% हरित रोजगार संबंध रखता है। अब देखें ना, अपन हरित रोजगार में 20% लोग तो ऐसे ही से आपको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वर्तमान में डिमांड है ना इस चीज़ की। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में इस दशक के अंत तक 5 करोड़ प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार होंगे। देखो, इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन करा हुआ है आपका। ठीक है ना, ये डेटा आपको डेटा चाहिए हो, डेटा ये रहा आपके पास। ठीक है, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में रसोई से लेकर विशाल औद्योगिक इकाइयों तक हरित संसाधनों की मौजूदगी बढ़ी है। बिजली उत्पादन से लेकर रोजमर्रा से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने में हरित तकनीक की अहम भूमिका है। जिस तरह वैश्विक अर्थतंत्र जलवायु अर्थव्यवस्था की ओर करवट ले रहा है, ऐसे समय में भारत के पास घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही मोर्चों पर अवसर है। ठीक है ना, अगर हम लोग अपने युवाओं को ना ग्रीन टेक्नोलॉजी पे सिखाएंगे रोजगार, है ना, हम उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी सिखाएंगे, हम उनको एआई सिखाएंगे, हम उनको मशीन लर्निंग सिखाएंगे, हम उनको सोलर पैनल पे काम करना सिखाएंगे, हम उनको विंड मिल पे काम करना सिखाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना सिखाएंगे, तो हम उनको रोजगार के ज़्यादा अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। और वर्तमान में सभी देशों को विश्व में ज़रूरत है ना, जितने भी आपके पर्यावरण हितैषी उद्योग हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा स्थापना हो, जो पर्यावरण के हित में काम करें। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अध्ययन के मुताबिक देश में 50 करोड़ लोगों का किसी न किसी एक कौशल की ज़रूरत है। देखो कितना बढ़िया बात है। देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान इन विषयों पर डिप्लोमा से लेकर पीएचडी पाठ्यक्रम शुरू होने अच्छा संकेत है ना। आप डिप्लोमा शुरू कराओ यूनिवर्सिटीज़ में, आप ऐसे कोर्स शुरू कराओ। क्यों आप आज भी बीए, बीएससी, बीकॉम, जो कि हर किसी के लिए इतने रोजगार उन्मुख नहीं है, क्यों करवा रहे हो हर किसी को आप? वर्तमान में 14,740 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 24 लाख से अधिक युवा विभिन्न विषयों में कौशल सीख रहे हैं। 14 तक देश में 10,000 ITI थे। राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 15 के जरिए ITI की ग्रेडिंग भी प्रदान कर रही है। पिछले 6 सालों में देश में 5 करोड़ लोगों का कौशल विकास योजना से जोड़ा गया है। ठीक है ना, हम उनको देखो, ये मतलब वर्तमान में कार्य भी चल रहा है ना, इस कौशल विकास के अंतर्गत आपका। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, विश्व आर्थिक मंच द्वारा अप्रैल 23 में जारी रिपोर्ट आगाह करने वाली है, जिसमें कहा गया है कि वैश्विक कार्यबल में अगले 5 साल तक के भीतर 1.4 करोड़ नौकरियां ख़त्म होंगी। ठीक है ना, ये बड़ा एक खतरनाक और डरावनी बात है, ये नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी।
तो हम क्यों अच्छा ख़त्म क्यों होंगी? इसके पीछे अर्थव्यवस्था, आक्रामक डिजिटलीकरण। हम जानते हैं कि जिस तेज़ गति से डिजिटलाइजेशन हो रहा है ना, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? नौकरियाँ ख़त्म होंगी। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, महंगाई और अ, आपूर्ति तंत्र की बाधाओं, सप्लाई चेन क्राइसिस हम जानते हैं। सप्लाई चेन क्राइसिस, ये संबंधी यूपीएससी पकड़ लेता है। सप्लाई चेन क्राइसिस, बताओ भाई क्या होता है ये सप्लाई चेन क्राइसिस? को बड़ी वजह बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुताबिक वैश्विक कार्यबल के स्तर पर 1.5 अरब आजीविकाएं अर्थतंत्र के हरित रूपांतरण से प्रभावित होंगी। स्पष्ट है कि इसके लिए हरित तकनीक और मानवीय श्रम के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। बहुत ही प्यारी बात करी है। ये तभी संभव है जब कार्यशील आयु वर्ग में, देखो जो अपनी जो ये वाली उम्र होती है ना, 15 से लेके 59 वाली, इसमें क्या करना है ना, लोगों को तकनीक और उसका इस्तेमाल करना सिखाया जाए। मध्य प्रदेश के इंदौर में G20 के श्रम और रोजगार मंत्रियों के सम्मेलन में 3 अहम मुद्दों पर सहमति बनी है ना। G20 की मीटिंग मध्य प्रदेश में हुई थी आपकी, ठीक है। इनमें वैश्विक स्तर पर कौशल के अंतर को पाटना, मतलब वैश्विक स्तर पे कौशल का अंतर क्या है कि हम कुछ सिखा रहे हैं और दुनिया में डिमांड कुछ और है, या डिमांड ही कुछ और है, तो आप कुछ भी सिखा दो, ये काम में नहीं आएगी। मतलब क्या, घूम फिर के इस आदमी को रोज़गार मिलेगा ही नहीं। गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को हितों में रक्षा करना। हम जानते हैं कि गिग वर्कर होते हैं, ये जोमेटो वाले हो गए आपके, या जो फ्रीलांसर होते हैं, इनके हितों में काम करिए, क्योंकि ये भी तो भाई अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। अरे जोमेटो वाला, जो आपके हमारे भाई लोग जोमेटो में काम करते हैं, हमारे लिए खाना लाते हैं, आप ये सोचो कि इनको कितना मिलता है? बहुत कम तनख्वाह मिलती है, नाम मात्र मिलती है। हर ऑर्डर पे कितना मिल जाता है? बहुत कम मिलता है। मगर ये अर्थव्यवस्था ऐसी चला रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां 1,000 करोड़ पार कर देती हैं, 2,000 करोड़ पार कर देती हैं, अपना आईपीओ लॉन्च कर दे रही हैं। मगर इनका आईपीओ का, इनकी तो ज़िंदगी पीओ बेकार चल रही है। तो ये हमें उनको सहायता देनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहीं पे हम आगे जानेंगे विश्व भर में कौशल विकास की क्या स्थिति है, कहाँ किस कौशल के श्रमिकों की ज़रूरत है, इसके मानचित्रण मैपिंग करा जाए। मतलब आप देखो ना, एक मैपिंग करो आप। मैपिंग का क्या करना होगा कि कौन से रोजगार क्षेत्र में किस युवा को या कौन सी डिग्री वाले लोगों को भेजा जाए, मैपिंग करो आप, ताकि सही दिशा में जाके ना बंदा अच्छा काम करे। बाकी बड़ा अच्छा आर्टिकल था, अगर आपको ये वाला आर्टिकल पढ़ना होगा तो आप, इसके लिए मैं आपके लिए थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ यहाँ पे, आप बिल्कुल पढ़िएगा, बड़ा अच्छा आर्टिकल है। ये वाला आर्टिकल जो है ना, ये बिल्कुल एथिक्स वाला आर्टिकल है, बड़ा प्यारा आर्टिकल है कि मोटिवेशनल भी है। हालात अपने आप नहीं बदलते हैं, हालात बदलने के लिए ख्यालात में बदलाव बहुत ज़रूरी है। दुनिया के सारे बदलाव अपने आप नहीं आते हैं, जैसे ख्यालात बदलते गए वैसे हालात भी बदल गए, ठीक है। पिछले 100 वर्षों में कितनी तेज़ी से हालात बदले हैं, ये हमने देखा है। बैलगाड़ी से लेकर आवाज़ से भी तेज़ गति से विमान हमारे जीवन में आए और देश दुनिया के हालात बदल गए, ठीक है। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा वरना इसमें बहुत लग जाएगा, आप पढ़िएगा, बड़ा अच्छा आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल है। करीब 8 अरब आबादी ही दुनिया में पुरानी और नई बातों में निरंतर मतांतरों की कई हलचलें हो रही हैं, ठीक है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं इसमें। इसलिए जीवन एक रस ना होकर निरंतर सरस बन रहा है, ठीक है। हमारी राजनीति, धर्म, अर्थव्यवस्था और बाजार का स्वरूप भी निरंतर बदलता जा रहा है। विचार का प्रभाव हमेशा एक जैसा नहीं होता, हर समय विचार, सोच और व्यवहार में बदलाव आता रहता है। कितनी अच्छी बातें हैं। आपको अगर निबंध लिखना हो ना, इससे बढ़िया कंटेंट नहीं मिलेगा। ऐसे मनुष्य विचारधाराओं के हिमायती नहीं होते हैं, उनका दर्शन विचार आधारित है,
पर विचार विशेष या विचारधाराओं से नहीं बंधे होते। ये देखा जाए तो दुनिया में जितने मनुष्य हैं उतने भिन्न विचार मौजूद हैं। ठीक है, ऐसे बड़ा अच्छा आर्टिकल है, पढ़िएगा इसको। मैं पूरा पढ़ूंगा, समय लग जाएगा बहुत ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर, जो कि हमारा लक्ष्य है कि आपका समय बचाना है, कम समय में काम हो जाए आपका। ठीक है, अब ये वाला आर्टिकल बड़ा अच्छा था, आपदा को लेके। इस वर्ष की बारिश में एक नई चिंता खड़ी कर दी है कि खासकर हिमाचल प्रदेश के लिए यह बेहद त्रासदी साबित हो रही है। हालांकि कुछ दिन पहले बारिश की जोर कम हुआ तो और लगा था कि अब वहां के लोग तबाही से उबरने की कोशिश करेंगे, मगर रविवार को फिर भारी बरसात और बादल फटने के कारण राज्य के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई। बिल्कुल, हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले फिर से रविवार को वापस से वही मंजर हमारी नज़रों के सामने आ गया, जो 2 हफ्ता पहले 3 हफ्ता पहले न्यूज़ में देखने को मिल रहा था। इसको लेके बहुत चीज़ें कही गई हैं। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश एक व्यापक आपदा से जूझ रहा है और देश भर में इसे लेकर चिंता पैदा हो रही है। इसी मौसम के पहले दौर की बरसात में भी हिमाचल प्रदेश में व्यापक तबाही हुई। काफ़ी संख्या में लोगों की जाने से लेकर कई हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान का आकलन है। इसमें तमाम बातें करी गई हैं, आप देख लीजिएगा। मैं सिर्फ मेन पॉइंट पर आऊँगा। कुछ लाइनें जो मेरे को अच्छी लगी। लाइनें क्या अच्छी लगी? पिछले कुछ दशकों में पहाड़ी राज्यों में एक और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल या अन्य निर्माण कार्य व्यापक पैमाने पर हुए हैं, और इस क्रम में पहाड़ी नदियों के प्रवाह या उनसे सहज रास्तों को लेकर बेहद लापरवाही बरती गई। दूसरी ओर आवाजाही को सुगम बनाने के नाम पर पहाड़ियों को काटा, सड़क चौड़ी करना की योजनाओं ने भूस्खलन के खतरों को कई गुना बढ़ा दिया है। प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे बचाव के इंतजाम करने और नुकसानों को कम करने की कोशिश की जा सकती है। अब हो सकता है कि जैसे मान लिया आप लोग इंटरव्यू तक पहुँचे, जो कि हम सबकी दुआ है कि आप पहुँचें। अब आपसे पूछा जाएगा कि डेवलपमेंट इस डिज़ास्टर, पहाड़ी राज्यों के संदर्भ में बताइए, या क्या जो इसके अलावा जो टॉपिक यहाँ बनता है कि पहाड़ी राज्यों में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो लगातार प्रयास करे जा रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ाना, पर्यटकों को लाना, क्या अर्थव्यवस्था के नाम पे क्या अर्थव्यवस्था के नाम पे हम कुदरत की बनावट से खेल रहे हैं? क्या पहाड़ी विकास प्राकृतिक विनाश बन रहा है? ये मुद्दे हैं। पहाड़ों में से रोड काटना, चौड़ी चौड़ी रोडें काटना, ठीक है, पहाड़ों के किनारों पे जैसे पहाड़ों के किनारों पे बिल्कुल ढलान पे होटल बना देना। भैया देखो, सरकार अपनी टूरिज़्म पॉलिसी लाएगी तो क्या होगा? ढेर सारे पर्यटक आएंगे। अब ढेर सारे पर्यटक आएंगे तो पर्यटक कहाँ रहेंगे भैया? पर्यटक रहेंगे पहाड़ों पे। जब पर्यटक पहाड़ों पे रहेंगे तो होटल तो पहाड़ पे ही बनेंगे ना। हमने हिमाचल में देखा, पूरा होटल बह गए इस बार तो लैंडस्लाइड में। दूसरी बात, विकास इतनी तेज गति से हो रहा है कि हम जो उस क्षेत्र से नदी बह रही है, हम उसका भी लिहाज नहीं रख रहे हैं। हम बिल्कुल उसके पास में निर्माण करे जा रहे हैं। हम उसके प्रवाह क्षेत्र को बाधित कर रहे हैं। एक और बात, जो बात हमेशा से एक मुद्दा बनी रही है कि जो पहाड़ों पे बड़े बड़े हमने ये डैम बना दिए हैं, है ना, बड़े बड़े डैम बना दिए हैं, जितना ये कार्य नहीं करते हैं उससे ज़्यादा पिछले कई वर्षों से ये आपदा का कारण बन गए हैं।
क्योंकि एक तो ये अपने आसपास की पूरे पहाड़ों की ज़मीन को कमज़ोर कर देते हैं, हम उस पर अलग से कभी आएंगे। दूसरी बात, जब इनमें पानी ओवरफ्लो हो जाता है, इनको पानी छोड़ गेट खोल के छोड़ दिया जाता है, तो ये शहर बहा ले जाते हैं। देखा जाए तो पहाड़ों पे विकास को लेके अभी भी एक सही नीति नहीं आई है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट के द्वारा का दिमाग लगाते हुए सोचें इस बारे में, तभी आप उत्तर लेखन में इस दिमाग का इस्तेमाल करके बढ़िया सा आंसर लिख पाओगे। देखो, कोटेशन देखो भाई, पाप के कई औजार होते हैं जिन्हें झूठ का सहारा लेकर कारगर बनाया जाता है। डब्ल्यू होम्स साहब ने। अगला यहाँ पे हम आर्टिकल आ रहे हैं संवाद में, ताकत पहली बार भारत बाहर मालाबार सैन्य अभ्यास। हम जानते हैं कि मालाबार सैन्य अभ्यास जो होता है, ये हमारा भारत सैन्य सेना है, वो जापान प्लस अमेरिका मिलके करते हैं, इसे कहते हैं मालाबार। ध्यान रखना, प्रीलिम्स का पॉइंट है, डायरेक्टली प्रीलिम्स। 21 साल से जारी यह सैन्य अभ्यास पहली बार भारत से दूर कहीं हो रहा है। अच्छा, अभी पता कहाँ हो रहा था ये अभी जो है ना, ओह गलती से ये एरो आ गया। अभी पता है ये असल में हिंद महासागर में ही होता था, आसपास, ठीक है ना, मतलब ज़रूरी नहीं है इसी क्षेत्र में, आसपास। हिंद महासागर तो बहुत बड़ा है। अब की बार ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के जहाज़ों के साथ जापान, अमेरिका और भारत के नौसैनिक जहाज़ सिडनी के पास अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, सिडनी के पास अभ्यास कर रहे हैं। वर्ष 2008 में ऑस्ट्रेलिया ने खुद को मालाबार अभ्यास से अलग कर लिया था और एक दशक से ज़्यादा समय पर उससे बाहर रहा, लेकिन 2020 में वह दोबारा इन अभ्यास में शामिल हो गया। कारण थे, आमतौर पर चीन क्वाड देशों के इस गठजोड़ को निंदा कहते हुए करता रहा है कि इसी तरह साझेदारियाँ क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा हैं। अच्छा कि देखो आप, ये मालाबार वगैरह कर क्यों रहे हैं, है ना। अब ये थोड़ी है कि तीनों तीनों देशों के आर्मी चीफ या फिर जो आपके प्रमुख हैं वो ये बोले कि हाँ चल भाई जहाज़ निकाल, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, गेड़ी मारेंगे। ऐसे अपन स्टूडेंट्स होते हैं ना, मोटरसाइकिल निकाल घूम के आते हैं, है ना, राजेंद्र नगर घूमेंगे, MDA घूमेंगे, है ना, दिल्ली रोड जाएंगे, फिनिक्स मॉल होके आते हैं। नहीं, हम जानते हैं कि चीन लगातार नौसैनिक रूप से खतरा बना है, और अगर कभी कल को कुछ हो जाता है कुछ, तो हम अकेले या कोई भी देश अकेले नहीं लड़ सकता है। तो हमने रेगुलरली क्या है ना, ये एक्सरसाइज कर करके अपने आप को मजबूत बनाना होगा, ताकि हम कभी मुकाबला कर पाएँ। और तीसरी बात कि जब अलग अलग देश की सेनाओं के बीच में ना ट्यूनिंग होगी, तो कोई बड़ी घटना के दौरान वो लोग काम भी अच्छे से कर पाएंगे। तो चीन ने इसका विरोध करा कि भैया ये सब जो आप कर रहे हो गलत चीज़ है, ऐसा मत करो, गलत बात है। तो हालांकि आधिकारिक तौर पे भारत ने और इन जो मालाबार के साथी हैं उन सब ने कहा नहीं भाई, हमारा कोई यहाँ पे अशांति फैलाने कार्य नहीं, हम तो बस एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना। जैसे कभी कभी पार्क में अपन लोग दौड़ने जाते हैं, तो शायद वो पार्क हमारी कॉलोनी का ना हो, तो कुछ अंकल लोग टोकते हैं कि अरे आप लोग इस पार्क में कैसे आ गए। तो क्या बोलते हैं, अरे नहीं अंकल, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा पर्पस नहीं है, हम तो रनिंग कर रहे हैं। वही कहा चीन से मालाबार के मेंबर्स ने। क्वाड के देश कह चुके हैं कि मालाबार अभ्यास चीन ने इस इलाके में सैन्य प्रसार के खिलाफ नहीं है, हालांकि है, मतलब मैं कह रहा हूँ, लेखक नहीं कह रहा है, ठीक है। मालाबार सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में 11 अगस्त से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलेगा। ये ध्यान रखना, यूपी PCS प्रीलिम्स के लिए सीधा सीधा फैक्ट निकल के आ रहा है। 11 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में कहाँ हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ठीक है, ध्यान रखना ये वाली बात।
यह वह इस बार हिंद महासागर के बजाय ऑस्ट्रेलिया के पास इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी देशों के जहाज तलिस्मान साबरे अभ्यास के लिए इलाके में आए हुए थे। तलिस्मान साबरे नहीं, सेबर कहते हैं हम, सेबर, ठीक है, टैलिस्मन सेबर अभ्यास में 13 देशों की सेनाओं का हिस्सा लिया था और वह पिछले हफ्ते ही ख़त्म हुआ था। तो ये भी देखो आप, टैलिस्मन सेबर क्या अभ्यास था, कौन से इसमें राष्ट्र मौजूद थे। ठीक है, ये बड़ा अच्छा प्रीलिम्स के लिए निकल के आया है। अब देखो कितनी गर्मी बर्दाश्त कर सकता है हमारा शरीर। ये आर्टिकल थोड़ा ऐसा ही है, साइंस का बेसिकली है ना, साइंस का ही है। एक स्वास्थ्य वैज्ञानिकों ने गर्मी और आर्द्रता के मिले जुले उस अधिकतम स्तर का पता लगाया है जिससे ज़्यादा हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अभी तक ये माना जा रहा था कि अगर एक स्वास्थ्यवान व्यक्ति 100% आर्द्रता या के साथ साथ 35 डिग्री सेल्सियस तापमान 6 घंटों से ज़्यादा सहना पड़े तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। नई खोज में पता चला है कि बर्दाश्त का अधिकतम स्तर इससे काफ़ी नीचे हो सकता है। इस बिंदु पर आकर तो पसीने त्वचा पर से उड़ता नहीं है, फिर लू लगने के बाद अंगों का काम करना बंद हो जाते हैं, मौत हो जाती है। जानकारी के मुताबिक 35 डिग्री से कम में भी मौत हो सकती है। दुनिया में वेट बल्ब की स्थिति को सिर्फ करीब 1 दर्जन बार पार किया गया है। वेट बल्ब ये एक साइंटिफिक फिनोमिना है। क्या है? वेट बल्ब, वेट बल्ब साइंटिफिक फिनोमिना है, ठीक है, एक वैज्ञानिक घटना है जिसमें से अधिकांश बार ऐसे दक्षिण एशिया और फारसी खाड़ी में हुआ है। नासा के जेट प्रपोर्शन प्रयोगशाला, जो नासा की यहाँ पे ये प्रयोगशाला है, इन्होंने कहा है कि गर्मी को बर्दाश्त करने का स्तर काफ़ी नीचे भी हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम उतना ही टेम्परेचर जाए तो बर्दाश्त कर पाएंगे, हम बहुत पहले भी टूट सकते हैं अंदर से। ठीक है, तो ये बेसिकली ये वैज्ञानिक आर्टिकल था, इसमें ऐसा कुछ खास तो नहीं था मगर अच्छा लगा, बहुत बातें करी गई हैं इसमें। आप पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए ताकि आप भी इसका अध्ययन करें, है ना। खुद से अध्ययन करेंगे ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए, यहाँ पे थिएटर कमांड, अगर आप रेगुलरली करंट अफेयर पढ़ रहे थे तो आपको पता होगा कि सेनाओं के बीच में जो हमारी 3 सेना, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इनके बीच में बढ़िया सा सामंजस्य बनाना, कोऑर्डिनेशन बनाना ज़रूरी है। इसके लिए थिएटर कमांड नामक एक पहल की गई। और थिएटर कमांड मतलब क्या होगा? थिएटर कमांड मतलब एक सिंगल कार्यालय जो देश में अलग अलग जगहों पे होगा, अलग अलग जगहों पे। एक कोई कोलकाता में, लखनऊ में, ठीक है, एक कर्नाटक में। और ये बेसिकली इंटरकनेक्टेड होंगे। इंटरकनेक्टेड तो आज भी हैं, सारी सेनाएं देश के लिए कार्य करती हैं, मगर क्या है ना, थोड़ा सा उतना एफिशिएंसी नहीं आ रही थी, इसलिए थिएटर कमांड वाली ये एक नई स्कीम चालू की गई। भारत जल्द ही 2 एकीकृत थिएटर कमांड की घोषणा करने की तैयारी में है। पाकिस्तान और चीन की चुनौतियों को ध्यान से रखकर पश्चिमी क्षेत्र में दोनों थिएटर कमान बनाए जा रहे हैं। नौसेना थिएटर कमान कर्नाटक के कारवार में बनेगा। दरअसल एकीकृत थिएटर कमांड भारतीय सशस्त्र सेनाओं में बेहतर समन्वय की योजना है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल अनिल चौहान साहब, सीडीएस कौन है? अनिल चौहान साहब ने सेना प्रमुख के साथ थिएटर कमांड पर कई दौर चर्चा की है। जयपुर में पहला एकीकृत थिएटर कमांड को एक प्रशिक्षण के तौर पर देखा जा रहा है, जहां के अनुभवों को आगे काम में लाया जाएगा। सभी थिएटर कमांड सीडीएस को प्रति जवाब देंगे, सीधे सीडीएस को रिपोर्ट करेंगे। अब देखिए सीडीएस को कितना निर्णय लेने में आसानी होगी। वैसे आर्मी में क्या होता है, देखिए निर्णय ऐसा नहीं है कि आज तक नहीं लिए जा रहे थे, आज तक भी लिए जा रहे थे, मगर उससे क्या हो रहा था ना, पहले सीडीएस साहब हैं, उनको कोई डिसीजन देना या किसी को ऑर्डर देना है तो बहुत सारे अधिकारी होते हैं। कोई नॉर्दर्न कमांड का अध्यक्ष होता है, कोई ईस्टर्न कमांड का अध्यक्ष होता है, फिर नॉर्दर्न एयरफोर्स का अध्यक्ष हो गया, फिर आपका वेस्टर्न नेवी का अध्यक्ष हो गया, ईस्टर्न नेवी का अध्यक्ष हो गया। बहुत बड़े अधिकारियों की चेन होती है। अब सीडीएस साहब क्या करेंगे? सीधे थिएटर कमांड के ऑफिस फ़ोन करेंगे, कोई बात होगी, एक ऑफिस ये रहा, एक ऑफिस ये रहा, एक ऑफिस ये रहा,
अब कोई भी मान ले कोई ऐसी घटना आती है, देखिए आर्मी का तंत्र जैसे काम कर रहा है वैसे ही करता रहेगा, इसमें कोई बड़ा भारी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, मगर ये और ना बेहतर डिसीजन मेकिंग के लिए। अब थिएटर कमांड देखो काम भी बड़े ही करेगी, है ना। अब मान लीजिए 3 थिएटर कमांड जयपुर हो गया, कर्नाटक लखनऊ हो गया, स्थापित कर दिया गया है। अब इसमें क्या होगा ना, सीधे डायरेक्ट रिपोर्टिंग, कोई बात हुई, एक फ़ोन कॉल, आर्मी नेवी एयरफोर्स, आर्मी नेवी एयरफोर्स, आर्मी नेवी एयरफोर्स, सबका काम हो गया। ठीक है ना। अब ये नहीं है कि 4 ऑफिस में फ़ोन जा रहा है, कि पहले आर्मी को फ़ोन गया, फिर नेवी के अध्यक्ष को फ़ोन गया, फिर आपके कोई और। देखिए एग्जैक्टली तंत्र कैसा है, ये तो बहुत एफिशिएंटली काम करता है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि थिएटर कमांड के पहले कोई आर्मी में सही से हायरकी नहीं है, बिल्कुल आर्मी अच्छा काम कर रही है, मगर ये और अच्छी एफिशिएंसी करने के लिए ही करा जा रहा है। देखो आगे बालाकोट का उदाहरण, बालाकोट में देखिए फरवरी 2019 पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेने के लिए बालाकोट हवाई मामले को अंजाम दिया गया था। इसको इस बात के स्पष्ट उदाहरण के तौर पर रखा जा सकता है कि क्यों और कैसे हवाई शक्ति को थिएटर कमांड से इतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तब वायुसेना के पूर्व प्रमुख एस कृष्ण स्वामी ने कहा था, बालाकोट हवाई हमला पेशवारन कौशल के प्रदर्शन का सबसे अनोखा उदाहरण है। सीडीएस के कार्यालय से ऐसे सुचारू अभियान को योजना बनाया जाना और उन्हें क्रियान्वयन किए जाने की कल्पना कर पाना भी मुश्किल लगता है। उस सूरत से ऐसे अभियान के लिए कंपोनेंट कमांडर सीडीएस को सलाह देगा और मिशन की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करेगा, भले ही उसे संयुक्त कमान को ले सौंप दिया गया हो। बालाकोट में गोपनीयता और रफ्तार की मिसाल पेश की गई। ठीक है ना। डायरेक्ट सीडीएस आपको रिपोर्टिंग, देखो कमेंट्री क्या कहा हमारे सीडीएस साहब ने, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष, ये सभी महत्वाकांक्षी बदलावों में से एक हैं जिसकी आज़ादी के बाद दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। इस यात्रा की शुरुआत संयुक्तता और एकीकरण की दिशा में पहले उठाए जा रहे सही कदमों पर निर्भर करती है। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त प्रकाश मेनन साहब क्या कह रहे हैं, सेना के कोर क्षेत्रों को ज़रूरत के हिसाब से पुनर्गठित करना होगा। संयुक्त परिचालन सुरक्षा प्रतिबद्धताओं, रसद और प्रशासनिक एकीकरण के संबंध में। ठीक है ना। एक सेंट्रलाइज्ड और डायरेक्ट सीडीएस को रिपोर्टिंग, ठीक है ना, डायरेक्ट सीडीएस को रिपोर्टिंग। अन्य देशों में क्या है, देखो आप आपके सामने है, आपके सामने है। भारत की एकीकृत थिएटर कमांड अन्य देशों की तरह भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर नहीं बनाया जाएगा। आईटीसी 1, 2 और 3 का गठन सुरक्षा और रणनीति के अनुसार किया जाएगा। ठीक है ना, कहाँ कहाँ लगाना है। अमेरिका, चीन और आदि देशों में थिएटर कमान काम कर रहे हैं जो कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बने हैं। अमेरिका में से पहले थिएटर कमान बनाया गया और इस समय वह 6 भौगोलिक आधार पर और 4 कार्यकारी आधार पर संचालित किए जा रहे हैं। चीन में 6 आईटीसी हैं। देखा ना, अपन लोग ये अब कर रहे हैं और चीन और अमेरिका में बहुत पहले से चला आ रहा है। भारतीय वायुसेना हवाई शक्ति की अविभाज्यता से विश्वास करती है। हवाई शक्ति को समंदर और ज़मीनी बलों से स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किया सकता है। ठीक है। थिएटर कमांड मतलब एकीकृत करके कार्य करना। आगे आते हैं, ये वाला आर्टिकल बेसिकली एक आपकी भारतीय अमेरिकी महिला है उनके ऊपर है, जो कि एफबीआई पे, जो वहाँ का एफबीआई जैसा अपना सीबीआई है वैसे ही वहाँ पे एफबीआई है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना। जो अगर आप हॉलीवुड वाली पिक्चरें देखते होगे तो काला कोट पहने होते हैं, बड़ी बड़ी काली गाड़ियाँ होती हैं, किसी को भी उठा के ले जाते हैं ना, ये उसमें बहुत सीनियर पोस्ट पे हैं। तो इनका छोटा सा आर्टिकल है, ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है, मगर एक कितनी कितनी गर्व की बात है ना, भारतीय मूल के लोग भी विदेशों में इतने ऊंचे पदों पे जा रहे हैं। ये स्पेशल एजेंट के रूप में कार्य करा है, कई जगह इनके ट्रांसफ़र हुए हैं, कई जगह पे इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो छोटा सा इन्हीं के बाइट है। इनका नाम है सोहिनी सिन्हा, सोहिनी सिन्हा। ये आपके लिए ऐसा मतलब डायरेक्टली काम का नहीं है, मगर हाँ आप बिल्कुल इसे कहीं मेंशन कर सकते हो। बाकी जो आर्टिकल्स मैंने छुड़वाए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आर्टिकल ज़रूरी नहीं है, पर वर्तमान में मेरे हिसाब से मुझे उनमें ऐसा कुछ खास लगा नहीं, इसलिए मैंने उनका जिक्र करा नहीं। वरना वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि हम और आप पूरा दिन अखबार ही पढ़ते रहेंगे। आयात और निर्यात में बड़ी गिरावट, व्यापार घाटे भी कम हुआ। वैश्विक स्तर पर मांग में नरमी तथा पेट्रोलियम और आभूषण एवं अन्य प्रमुख क्षेत्रों के कमजोर
प्रदर्शन से देश का कुल निर्यात इस जुलाई महीने में 15.88% घटकर 32.25 अरब डॉलर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना ये कम हो गया है। हालांकि व्यापार घाटा और जून के मुकाबले जुलाई में कुछ बढ़ रहा है। ठीक है ना, ये डायरेक्टली इकोनॉमिक्स का पार्ट है। देखो, निर्यात कितना घटकर 32, आयात कितना 17% घटकर 52, और व्यापार घाटा कितना हो गया 20। ठीक है, इकोनॉमिक्स का डेटा है पूरा ओरिजिनल। ज्ञान वापी की तरह असल में एक और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आपका ये मंदिर ने डिमांड करी है। एक और मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि का मामला अब उच्चतम न्यायालय पहुंच गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के कुछ कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर शाही ईदगाह में ज्ञान वापी जगह सर्वे की मांग की है। अभी ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इतना कोई कोर्ट डिसीजन ना दे दे इसमें। और ये बिहार में जो जाति जनगणना हो रही थी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर से राहत दे दी है। पटना हाई कोर्ट ने दी है बिहार सरकार को राहत देते हुए राज्य में जाति जनगणना कराने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, यहाँ पे भारत के से संबंधों को और मजबूत करना है। ये आर्टिकल बेसिकली आपके लिए ऐसा डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये बेसिकली क्या है ना, अभी देखिए भारत सरकार कैसे अमेरिका में जो भी हमें लगता है कि हमारे समर्थन में कार्य कर सकते हैं, वहाँ के मंत्री या फिर वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना कांग्रेस के, वहाँ पे तो कांग्रेस होती है, तो उनको हमने इस बार इनवाइट करा है। ऐसी एक शख्सियत है आपके जिनको भारत सरकार ने इनवाइट करा है इस बार, रो खन्ना ये साहब इंडियन ओरिजिन है, हालांकि अमरीकी हैं। ये वहाँ पे भारत के हित में कई बार मुद्दे उठाए हैं, तो हमने इस बार उनको इनवाइट करा। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में नरेंद्र मोदी जी द्वारा भाषण के मौके पर भारत सरकार की तरफ से विशेष तौर पर आमंत्रित किए गए द्विदलीय अमरीकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता में रो खन्ना कर रहे हैं और इसी वजह से वह भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा है आपके लिए। अभी ये डायरेक्टली सिलेबस इम्पोर्टेंट तो नहीं आएगा। चांद के बाद अब स्पेस में लेके एक न्यूज़ है, सूर्य पर हम कार्य कर रहे हैं। अभी आर्टिकल में इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर चांद का चंद्रयान मिशन है तो सूर्य का मिशन कौन सा है? सूर्य का मिशन है आदित्य L1। प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेना। मैं इसको ऐसे थोड़ा जूम करके छोड़ देता हूँ, आप चाहे वीडियो को पॉज कर लेना। इसमें लैंग्रेज बिंदु क्या होती है आप पढ़िएगा। ये क्या है ना, अर्थ होती है ना, अर्थ। इसमें एक पॉइंट है अंतरिक्ष में बेसिकली। ठीक है ना, सॉरी अर्थ नहीं, अंतरिक्ष में एक पॉइंट है। लैंग्रेज बिंदु का आशय अंतरिक्ष में स्थित उन बिंदुओं से होता है जहां दो अंतरिक्ष निकायों सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये ज़रूरी है इसमें। ठीक है, ये इसमें ज़रूरी है। यह पढ़ लीजिएगा। बाकी हम आज के अखबार में इतनी रखते हैं। अगर आप लोगों को ये मेरी छोटी सी पहल अच्छी लगी हो, जो कि मैंने हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए खासकर करा है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरा समर्थन करें इसमें। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको शेयर करिएगा अपने सभी साथियों के बीच में, अपने मित्रों के बीच में। मैं 15 अगस्त से मैं सोचा कुछ नया करा जाए, कुछ नया शुरू करा जाए। इंग्लिश वाला इंडियन एक्सप्रेस का जो एनालिसिस है वो चलता रहेगा, वो कभी नहीं रुकेगा। अब साथ में हिंदी का भी आया करेगा, और मैं अपने शेड्यूल में समय निकाल के अब एक मैं टाइम रखूँगा कि उस प्रॉपर टाइम से रात के 9 बजे या सुबह के 9 बजे मैं भी डिसाइड कर लूँगा आप लोगों के लिए, हम वीडियोस को टाइम से निकाला करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा ये हिंदी का पहल अच्छी लगी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों में शेयर करें। बाकी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।